जी स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो Q ओवर V को इस तरह लाने का मकसद यह है कि आपके पास हमने कैपेसिटेंस निकालना था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो आपके पास ये आ गई कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो ये आपके पास कैपेसिटेंस आ गई कि आपके पास जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो प्लेट के एरिया पे, उसके दरमियान जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उस पे, और डी जो डिस्टेंस है उन प्लेट के दरमियान। अगर आप कोई मीडियम इंसर्ट कर दें तो आपके मीडियम इंसर्ट करने से क्या होगा कि मीडियम इंसर्ट करने पे आपके पास एक और फैक्टर आ जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपसाइलेंट आर आएगी। और ये जब आप इसमें ऐड करेंगे तो इसके ऐड करने से आपके पास जो कैपेसिटेंस होगी वो ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर आ जाएगी। तो ये कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम होगी। तो इसका मतलब जब आप कैपेसिटेंस मीडियम के साथ मेजर करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगी, और अगर आप मीडियम के बगैर मेजर करेंगे तो वो ये हो जाएगी। ऑब्वियसली सी मीडियम कैपेसिटेंस ज्यादा है, क्योंकि आप जब भी किसी मीडियम को इस प्लेट्स के अंदर इंसर्ट करते हैं, किसी भी मीडियम को प्लेट्स में इंसर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उस मीडियम को पोलराइज कर देती है। मतलब यह है कि आपके पास कोई भी अंदर आपने मीडियम डाला है जिसे हम कहेंगे पोलराइज्ड मीडियम है, तो वो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो इसका अपना एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट होगा। तो ये आपने थोड़ा इसको खुद एफएससी की बुक में से देख लें, या इसमें मैंने लिखा है इसको देख लें कि आपके पास पोलराइज मीडियम इंसर्ट करने से, किसी भी इंसुलेटर को इंसर्ट करने से उस इंसुलेटर की क्या हो जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी जो है पोलराइजेशन हो जाती है, और वो अपना एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेता है। और वो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो लिहाजा बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और जब बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो आपने देखना है कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा, ये आपने खुद देखना है। अगर आपको समझ आए आप मुझसे पूछें, क्योंकि ये आपके पास एफएससी में टॉपिक मौजूद है। ये इस तरह का सवाल एक आधा दफा ही आया हुआ है कि अगर आप मीडियम को इंसर्ट करते हैं किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर तो उसमें क्या असर होता है, और उसके अलावा वोल्टेज पे क्या असर होता है, या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर होता है, या उसकी कैपेसिटेंस पर क्या असर होता है। तो ये आपके पास है। बाकी ये कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है जो कि बहुत ज्यादा अहम है लेकिन इस साल आ चुका है पेपर में, वो है कि आपने ये जो कैपेसिटर है, कोई भी कैपेसिटर है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, उसके अंदर आपने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। मैंने आपको पहले बताया था कि सीएसएस में सवाल आया हुआ है कि प्रूव दैट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्केयर पर। वो आपको साबित करना एक अलग से उसने स्टेटमेंट पूछी है, और इस साल तो उसने सीधा सीधा पूछा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो कि स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर वो बताएं। 10 नंबर का उसने ये पूछा था, या 6 नंबर का। और साथ 10 नंबर का उसने पूछा था कि इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है वो बताएं। तो दोनों क्वेश्चन खासे आसान है। अगर आप इस तरह करके भी पेपर करें तो आप 60 से 70 तक आसानी से पेपर कर सकते हैं। तो इसलिए फिजिक्स रख के परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि मुतमिन रहने की जरूरत है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, आपके पास कैपेसिटर है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कैसे हुई है। आपने एफएससी वाला नहीं तरीका करना, आपने ये वाला तरीका करना है। आपके पास कोई भी कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को आपने किसी भी बैटरी के साथ लगाया है। अब आपके पास क्या है कि इस बैटरी ने इस कैपेसिटर को टाइम t0 में कोई चार्ज नहीं दिया, लिहाजा इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई क्योंकि इसमें कोई अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद इस वोल्टेज ने, इस बैटरी वोल्टेज V ने इसे जो वोल्टेज प्रोवाइड किया है, फॉर एग्जांपल कुछ वक्त गुजरने के बाद, वो V डैश है। और इस V डैश ने इसके गिर्द जो चार्जेस स्टोर किए हैं
प्लेट्स पर वो क्यू डैश है। तो आपके पास पता है क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। तो आफ्टर टाइम टी के बाद कितना चार्ज स्टोर हुआ है, क्यू डैश, और वोल्टेज कितना बना, वी डैश। तो आपके पास वी डैश आ जाएगा क्यू डैश ओवर सी। आपके पास कुछ टाइम टी गुजरने के बाद क्यू डैश चार्जेस वी डैश वोल्टेज की वजह से स्टोर हुए हैं। अब आपके पास क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ चार्ज होड़ दिए इसे, ठीक है ना, इसको आपने कुछ चार्ज होड़ दिए, और वो चार्ज जो है वो फॉर एग्जाम्पल डी क्यू डैश है। वो चार्ज आपके पास क्या है जो आपने मजीद इसे दिए हैं, वो क्यू डैश के बाद आपने जो दिए हैं वो डी क्यू डैश है। तो इसके अंदर जो एनर्जी डी क्यू डैश चार्ज देने पे जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो क्या होगी, वो डी यू ई होगी। यहाँ पे यू जो है आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और जो आपके पास ई है वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो रही है वो आपके पास है। तो जनाब अली आपने डी क्यू डैश चेंज किया तो आपको एनर्जी कितनी मिलती है, डी यू ई। तो आपको पता है V इज इक्वल टू W ओवर Q होता है। तो आपके पास वर्क, या वर्क को एनर्जी भी कहते हैं, एनर्जी क्या होगी, वी क्यू। तो एनर्जी जो आपके पास डी यू ई होगी वो होगी वी क्यू, और वी क्या है, वी डैश, और चार्ज क्या है, डी क्यू डैश, ये आपके पास आ गया। और वी डैश किसके बराबर है, वी डैश क्यू बार ओवर सी के बराबर है। तो वी डैश की जगह क्यू बार ओवर सी पुट करें तो आपके पास जो डी यू ई आएगी वो आ जाएगी क्यू डैश ओवर सी डी क्यू डैश। अब मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है। ये तो डी यू ई थी ना, कि इन टाइम इंटरवल डी, छोटा सा टाइम इंटरवल डी टी में कितनी एनर्जी गई, डी यू ई गई। अब मुझे निकालनी है कि जब से स्टार्ट हुआ जीरो से लेकर जब मुकम्मल चार्ज हो गए क्यू चार्जेस तक कितनी एनर्जी होगी। तो ऑब्वियसली मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे इसका इंटीग्रल लेना पड़ेगा इस डिफरेंशियल को खत्म करने के लिए। तो इंटीग्रल लिया तो आपके पास जो एनर्जी स्टोर हुई वो आ गई इंटीग्रल डी यू ई, और इस डी यू ई की वैल्यू पुट करें जनाब आप, तो वो आपके पास जनाब आ गई क्यू डैश ओवर सी डी क्यू डैश। अब इसमें जो क्यू डैश है वो डी क्यू डैश का डिफरेंशियल है, इसका मतलब आप इंटीग्रल क्यू डैश का लेंगे, और वो एनर्जी कहाँ से कहाँ तक है, टाइम जीरो से लेकर तब तक, उस टाइम तक जब तक आपका कैपेसिटर फुली चार्ज क्यू नहीं हो गया तब तक। तो वो क्या है जीरो से क्यू तक। क्यू डैश की आप इंटीग्रेशन करें तो आपको पता है एक सिंपल एक्स है, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर ओवर 2। इसी तरह आपके पास क्यू डैश की क्या होगी, क्यू डैश का स्क्वायर ओवर 2। तो ये 1/2 सी ये वाला आ गया, और क्यू डैश का स्क्वायर। अब आपको पता है क्यू डैश का मतलब है क्यू लिमिट पुट करें और जीरो लिमिट पुट करें, तो क्यू का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर जो भी है, क्यू माइनस जीरो का होल स्क्वायर जो भी आ रहा है। तो आपके पास जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी 1/2 सी क्यू स्क्वायर। ये आपके पास एनर्जी आ गई। अब आपके पास जो एनर्जी है वो स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। तो आपने इसके जो एक्सप्रेशन है उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्लूड करना है। अब इसके लिए आपको पता है Q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो Q की वैल्यू सी वी पुट करें, सी वी का होल स्क्वायर, यहाँ से सी से कट गया तो आपके पास एनर्जी क्या आ गई, 1/2 सी वी स्क्वायर। अब फॉर एग्जांपल हम जिस चीज को बात कर रहे हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें अभी निकाली है, वो कितनी है, A ओवर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो इस कैपेसिटेंस को आपने यहाँ पे पुट कर दिया A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D इंटू वी स्क्वायर। तो जनाब आपके पास जो आंसर आया वो ये आ गया, U इज इक्वल टू 1/2 A एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि E इज इक्वल टू वी ओवर डी, अभी करके बता के आ रहा था। तो इधर से V की वैल्यू आ गई ई डी, तो V की वैल्यू ई डी का होल स्क्वायर पुट करें, ई स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया। अब ये पॉइंट जो है गौरतलब है। अब ये आपके पास जो एनर्जी स्टोर हो रही थी ये आपके पास सिंपल इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। तो वो कैपेसिटर जो आपके पास एनर्जी स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम उसे वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होगी, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं होगी। सो फार हम बात कर रहे थे कैपिटल यू ई की।
तो इस कैपिटल यूई का मतलब जनाब आपके पास था कि आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है, लेकिन जब हम बात करेंगे स्मॉल यू ई की, तो इसका मतलब ये आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है। इसका मतलब आपने एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिवाइड किया है वॉल्यूम से। अब आप इस एक्सप्रेशन को अगर गौर से देखें, ये वाला एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे आपके पास जो है, एक मिनट सॉरी, ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, यहाँ पे आपके पास ए भी मौजूद है, एरिया इंटू डी से एक डी काट गया, डी ए डी मौजूद है, तो ये ए डी एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। तो इस एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप डिवाइड कर दें वॉल्यूम से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। तो द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज कॉल्ड, पर यूनिट वॉल्यूम इट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। आपसे एग्जामिनर एनर्जी डेंसिटी के बारे में पूछेगा, तो आप एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन लिखें, उसके बाद इसका जो है एक्सप्रेशन प्रूव करें, और एंड पे आके आप इसका क्या लिखते हैं, कंक्लूजन। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आपके पास आ गई, यहाँ से ए डी नीचे चला गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो आपके पास डिपेंड कर रही है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पे जो ई स्क्वायर है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आपको एग्जामिनर ने ही ये पूछा था कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है, साबित करें कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक तर्ज का ये क्वेश्चन आता है, दूसरा सिंपल आता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर में निकालें। हमने यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, कोई भी कैपेसिटर हो, सब में एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू यही आएगी। क्यों ये आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है और एप्सिलॉन नॉट पे, लिहाजा वो किसी भी कैपेसिटर के स्ट्रक्चर पर, उसकी हैयत पर, उसकी साख्त पर बिल्कुल मुनहसर नहीं है, ना उसके एरिया पर, ना उसके प्लेट पर, ना उसके प्लेट के डिस्टेंस पर। तो इसलिए एनर्जी डेंसिटी जो होगी वह आपके कैपेसिटर के स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ पे एक दो बातें मैं आपको बताता चलूं। आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी है वो बराबर है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के। इसी तरह आगे चल के इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में यू बी आप निकालेंगे। यू बी होता है आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, और वो जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है 1/2। यहाँ पे आपके पास साइलेंट नोड है। अब साइलेंट नोड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज किया जाता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में यूज होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज होता है। जब हम आएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, वहां आप यूज करेंगे म्यू नोड। वो क्या यूज करेंगे, म्यू नोड। अब साइलेंट नोड अगर ऊपर है तो म्यू नोड क्या होगा, नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ ई स्क्वायर है, तो वहां पे इंडक्टर जो है, उस इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किस पे मुनहसिर होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर मुनहसिर होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर मुनहसिर होगी, लिहाजा वो होगी बी का स्क्वायर। तो इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है, भूलना नहीं। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है उसमें एप्सिलॉन नॉट होता है, और जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है उसमें म्यू नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, म्यू नॉट नीचे आएगा, उसमें ई स्क्वायर होता है, इसमें बी स्क्वायर होता है। तो ये जनाब अली था आपके पास कैपेसिटर के अंदर एनर्जी डेंसिटी कैसे स्टोर होती है और उसका पूरा एक्सप्रेशन। जितने भी क्वेश्चन थे सबके सब अहम है, लेकिन ये दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। जी एनी क्वेश्चन प्लीज, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। जी स्टूडेंट प्लीज। सर ये आपने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का जिक्र क्यों किया इधर? मैंने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का जिक्र इसलिए किया है, एक तो डिफरेंस आ जाता है, एक दो साल के पेपर हैं, 2002 या 3 की बात है, डिफरेंस आया हुआ है जिस तरह क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में। उसके बाद आप जब पेपर हल करते हैं तो आपके बस याद रखना जरूरी होता है, कोई कुछ पॉइंट उस वक्त जेहन में रह जाते हैं, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी पूछेगा तो साथ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का भी प्रूफ मांगेगा। तो वहां पे अगर बच्चा भटक जाए
तो ये चीजें जो है जहन में रहने की वजह से आपको पता लग जाता है कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जी सर, ठीक है। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन काइंडली पूछें प्लीज। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, आज का लेक्चर 7 जो था मैंने इसको आज यहाँ तक ही कराना था। आगे लेक्चर 8 के कुछ पार्ट मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो पार्ट ड्राइव हमने नहीं करने और उनको ड्राइव करने की जरूरत भी नहीं है। बेसिक पार्ट है, जो मेरा काम है वो आगे से स्टार्ट होगा। वो मैं थोड़ा आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो कल के लेक्चर में मैं आगे से लूँगा स्टार्ट। आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कंडक्टर है आपके पास, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में जो फोर्स लगती है, कोई प्रूफ इस पे नहीं आएगा, कोई कुछ भी नहीं आने वाला। ये सारी एफएससी की बातें हैं, ये वहीं तक ही अच्छी लगती थी। यहाँ पे कुछ नए टॉपिक्स हैं, उनको हम करेंगे, जिसमें ब्रुस्टल लॉ आपके पास है और बाकी चीज़ें हैं। फ्राइडेज लॉ करेंगे हम, लेंजिस लॉ करेंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में हम करेंगे। तो आपके पास अगर एक वायर है, वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है, तो उस वायर के अंदर करंट बह रहा है, तो इसका मतलब उसमें चार्जेस बह रहे हैं। वो जो चार्जेस हैं, उनके चार्जेस के बहने से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड बी मौजूद है, दोनों ओवरलैप करेंगे और दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट करेंगे, जिससे ये जो कंडक्टर है ये एक फोर्स महसूस करेगा। और वो जो फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स जो होगी, वो होगी आई एल बी। ठीक है, वो होगी आई एल बी साइन ऑफ एंगल थीटा। अगर हम उसे वेक्टोरियल फॉर्म में लिखें तो एफ एम बराबर होगा आई एल क्रॉस बी। तो एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होगी, अगर आपके पास ये कंडक्टर है और इसमें करंट बह रहा है ऊपर की जानिब, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर बी एल जो होगी पोजीशन, वो ऊपर की जानिब होगी। अगर कंडक्टर में करंट नीचे की जानिब बह रहा है तो इस कंडक्टर की लेंथ नीचे की जानिब होगी। तो बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर एल और बी यानी करंट कैरिंग कंडक्टर और बी के दरमियान 90 डिग्री है, तो ये मैक्सिमम फोर्स महसूस करेगा। अगर दोनों पैरेलल हैं तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। ये सिंपल आपके पास एक एक्सप्रेशन है जो कि एमसीक्यूज में और न्यूमेरिकल में आपके पास आ सकता है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एफएससी के लिहाज से बहुत अहम टॉपिक था उस वक्त, लेकिन नाउ इट हैज लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस। इसमें बस आपके पास न्यूमेरिकल भी नहीं आता, इसमें सिर्फ एमसीक्यूज आने के ये काबिल है कि आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर चार्जेस हैं, उस पर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। तो ये जो आपके पास जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस पे क्या लगेगी, कोई ना कोई फोर्स लगेगी। तो इसे हम कहते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। के एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स क्या लगेगी। अब इस पे फोर्स निकालने का राइट हैंड रूल होता है, आपसे एग्जामिनर एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ये मेरे पास राइट हैंड है। अगर आपके चार्जेस या करंट इस जानिब को बह रहा है तो अपनी हथेली से चार्जेस को रोकें जिस जानिब चार्जेस जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से चार्जेस मेरे पाम की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मैंने अपने पाम से अपनी हथेली से इन चार्जेस को रोकने की कोशिश की। और ये जो मेरे पास फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह इनवर्ट द पेज है, और मेरी पाम की जो ये चीज़ है ये रोक रही है इसके करंट की डायरेक्शन को। तो ये जो अंगूठा होगा ये आपको बताएगा कि इस चार्ज जो कि चार्ज आ रहा है इस पर फोर्स कहाँ की लगेगी, किस तरफ लगेगी। तो अपवर्ड लगेगी अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। इसी तरह अगर चार्ज ऊपर से नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो चार्ज पर जो फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फोर्स वो इस तरफ होगी। तो ये राइट हैंड रूल को आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में से चार्ज में से किसी भी जो चार्ज है जो कि मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर फोर्स कितनी लगी है और किस डायरेक्शन में लगी है ये निकालने के लिए। तो ये आपके पास जो है एक मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज कैरियर है। ये जो है इसको मैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि ये पीएमएस में आ चुका है, इसलिए जो है थोड़ा सा अहमियत का हामिल है। तो इंशाल्लाह इस पे जो मैं लॉन्ग कल से स्टार्ट कराऊंगा, आज नहीं, क्योंकि आज जितना हो चुका है आप उसे करें।
तो आज आप इतना आपके लिए काफ़ी था, इसे आप देखें इंशाल्लाह। मैं कल जो है ये लेक्चर वैसे भी 8 मैंने खोला हुआ है, तो इसको कल हम लेक्चर 8 को ख़त्म करेंगे और बाकी फिर है इंशाल्लाह आगे आने वाले टॉपिक में होगा। तो अभी तक जो मैंने आपको कराया उसमें कोई इशू है तो मुझसे पूछें, और आप मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे क्योंकि आप पास पेपर सोल्व नहीं करके भेजते। काइंडली पास पेपर को लाजमी सोल्व करें, लाजमी पास पेपर की तरफ तवज्जो दें और देखें इधर वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन आर नॉट, आप सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं कि नहीं। मैं अपनी तरफ से तो बिल्कुल सही लेकर जा रहा हूँ, लेकिन आपको खुद भी जो है अपना मुहासबा करना चाहिए। तो अभी तक जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, वरना मुझे इजाजत दें। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन? सर राइट हैंड रूल आप फिर से रिपीट करवा देंगे? जी देखें, मैंने कल वैसे इस टॉपिक को कराना है, मैं उधर रिपीट करूंगा। आपके पास राइट हैंड रूल जो है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास राइट हैंड है और इसमें आपके पास जो हथेली है वो हथेली बताती है कि आपके चार्ज की डायरेक्शन क्या है। अगर आपके चार्ज यहाँ से आ रहे हैं तो आपने हथेली से चार्ज को रोकने की कोशिश करना है। अगर हथेली इस तरह है तो इसका मतलब ऊपर से चार्ज आ रहे हैं, आप उन्हें रोक रहे हैं। अगर हथेली इस तरह है तो इसका मतलब नीचे से चार्ज आ रहे हैं, आप उन्हें रोक रहे हैं। अभी बात करते हैं इस तरह, जो आपको सही नजर आएगा। आपके पास यहाँ से चार्ज आ रहे हैं, आप हथेली से उन चार्जेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो फिंगर्स हैं ये आपकी बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इस तरह कर लें, चार्जेस तो यहीं से आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है। लिहाजा ये जो अंगूठा है ये बताएगा आपको कि आपके चार्जेस पर फोर्स किस तरफ लगी है। तो इसका मतलब आपका चार्ज यहाँ को मूव कर जाएगा। अगर आपका चार्ज यहाँ से आ रहा है तो आपका चार्ज ऊपर की जाने मूव कर जाएगा। इस सब को हम इंशाल्लाह जो 9 टॉपिक है उसमें देखेंगे। आपके पास चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर, 3 तरह का बिहेवियर जो होता है उसको देखेंगे, तो उधर भी मजीद एक्सप्लेन हो जाएगी। इसी तरह अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है तो चार्ज को इस तरह रोकें, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और सॉरी ऊपर की जानिब है तो इधर को चार्ज मूव कर जाएगा। ये जो फिंगर्स हैं ये आपकी डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये जो थंब है ये बताता है फोर्स की कि किस पर फोर्स लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी। जी सर हाँ जी। जी एनीवन एल्स, कोई और जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, कोई इशू किसी को, कोई क्यूरी, काइंडली पूछें। जी स्टूडेंट्स, चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है तो फिर मजीद जो है आगे कल 8वां लेक्चर देखेंगे। और उसके बाद आप भी घर पे प्रैक्टिस करें काइंडली कि आप के पास पेपर को सोल्व करके मुझे लाजमी भेजें, पास पेपर के न्यूमेरिकल्स, पास पेपर के एमसीक्यूज। कोई भी इशू हो आप मुझसे पूछें और लाजमी करें। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू जी, थैंक यू।